जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल टॉप बायोलॉजी क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से चाहेंगे आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे हर एक प्रश्न को आप सभी लोग नोट कर सकें और इसी प्रश्न को आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, जो कि टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो हम शुरू करें, आप सभी से चाहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। कहा जा रहा है किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पर्शानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों में गति होती है। तो सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों में जो गति होती है वह होती है स्पर्शानुकंचन गति होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं, अर्थात कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं। जड़ें जो होती हैं धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं। ये क्या होती हैं? अधिकांश, कभी कभी, कभी नहीं, सदैव। तो आपको बता दें जड़ें जो होती हैं धनात्मक भूम्यानुवर्तन अधिकांश होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो आपको बता दें कि वायुमंडल में जो CO2 पाया जाता है वो पाया जाता है 0.03%। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। वायुमंडल की गैसों के बारे में आप सभी को हम बता दें, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ये होती है 78.09। ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 20.95, लगभग इसको 21%, 21% भी माना जाता है। आर्गन की मात्रा होती है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03, नियॉन की मात्रा होती है 0.0018 होता है, हाइड्रोजन की मात्रा 0.001% होता है, हीलियम की अगर हम बात करें तो 0.000524 होता है, क्रिप्टन की बात करें तो 0.0001 होता है, जेनॉन की बात करें तो 0.000008% होता है, ओजोन की बात करें तो 0.000001 होते हैं, और मीथेन की मात्रा तो मीथेन अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो ये पृथ्वी तल पर शुष्क वायु का औसतन संगठन है, जो कि गैसों के बारे में हमने आपको बताया। इसमें से आपके जो ज़्यादातर गैसें पूछी जाती हैं यहाँ से लेकर के ये 4-5 गैसों के बारे में ज़्यादातर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद है ये चीज़ आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न को देखते हैं। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको बता दें अरक्तता रोग जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता, जिसे एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह होता है रक्त में शुद्ध ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक सदैव है। तो कवक जो सदैव हैं वह होते हैं विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम जो दिया था आप सभी को बता दें कि मेंडल महोदय ने दिया था। मेंडल महोदय ने दिया था, जिन्होंने क्या दिया था? आनुवंशिकता का भी नियम दिया था। इन्होंने आनुवंशिकी जो है, आनुवंशिकी के जनक भी, आनुवंशिकता के पिता भी कहे जाते हैं। जो मेंडल हैं इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनका जो निवासी हैं ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। इनको आनुवंशिकता का भी पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आपको बता दें कि इन्होंने जो मेंडल ने जो नियम दिया है, कुछ नियमों के बारे में बता दें यहाँ पे, जैसे कि आपने देख लिया कि पृथक्करण का नियम इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा एक और नियम इन्होंने दिया है प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा एक और नियम इन्होंने दिया है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इन्होंने ये 3 नियम दिए हुए, आपसे पूछा जाएगा तो इस चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। पृथक्करण का नियम यहाँ पे पूछा गया है, 2 नियम और हमने आपको बताया, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था लेमार्क, जो कि फ्रांस के निवासी हैं, और ट्रेविरेनस ने किया था, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कब किया था? 1801 में किया था। 1801 में इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें जीव विज्ञान के जो पिता कहे जाते हैं वह अरस्तु कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के जो पिता हैं वह अरस्तु को कहा जाता है। इनको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का जो बनता है विटामिन के से बनता है। विटामिन के ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। विटामिन डी से हड्डियां कमजोर होती हैं। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होते हैं, जो कि जैसे दांतों के मसूड़ों का फूलना या खून आना आदि, इससे बीमारी होती है विटामिन सी से। विटामिन को लेकर के एक वीडियो आप सभी को के लिए लेकर आएंगे, उसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पूछा जा रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आप सभी को बता दें अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है वह कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं वो उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं, ये जो जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, वृक्क आते हैं, त्वचा जिसे स्किन कहते हैं, यकृत, लीवर जिसे कहा जाता है, फेफड़े आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। अब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के नामों के बारे में आपको बता दें कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, अवट्टु जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, और पराअवट्टु अर्थात पैराथायराइड ग्रंथि भी इसको कहते हैं। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियों में आता है दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लार ग्रंथियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो आपको बता दें कि जठर जो है यह ग्रंथि नहीं है, यह एक रस है। जठर जो है यह ग्रंथि नहीं है, क्या है? एक रस है। इसमें क्या होता है कि पाचन क्रिया में पेप्सिन एवं रेनिन नामक जो इससे रस निकलते हैं। पेप्सिन एवं रेनिन नामक जो रस निकलते हैं वह इसी के थ्रू निकलते हैं, जो कि आमाशय में पाया जाता है। थायराइड, यकृत, अग्नाशय आदि क्या हैं? आदि जो हैं ग्रंथि हैं। यकृत के बारे में आपको बता दें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंगों में शामिल होते हैं। यकृत होता है आपका, अग्नाशय होता है, ये सब क्या है कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख अंग होते हैं। अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज भी कहा जाता है, यकृत अर्थात लीवर भी कहा जाता है। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रश्न का आंसर। थायराइड के बारे में हमने आपको बताया, यह क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको बता दें कि यह जो होता है यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल तटसिका भी
जाता है। इसका जो भार होता है लगभग 0.6 ग्राम का होता है। इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में भी हम जानते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वह लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है। अब लार के बारे में बताएं तो लार में जो होता है 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और माल्टेज। टाइलिन और माल्टेज जो पाई जाती हैं लार में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जिन्होंने मटर के ऊपर खोज किया हुआ था। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग होते हैं। समजात अंग होते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग के बारे में आप सभी को बता दें कि समजात अंग वो होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होते हैं। ये क्या होते हैं कि यह असमान दिखाई देते हैं। असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणी परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग होते हैं वह क्या होते हैं? रचना में समान होते हैं। और समरूप अंग की बात करें तो समरूप अंग जो होते हैं कार्य में समान होते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख उड़ने के काम में आते हैं, तितलियों के पंख भी उड़ने के काम में आते हैं, पक्षियों के पंख भी उड़ने के काम में आते हैं, लेकिन इनकी जो रचना होती है वह अलग अलग होती है। तो कार्य में समान होते हैं लेकिन रचना अलग अलग होती है, वह समरूप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? अब आपको बता दें किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है। तो आनुवंशिकी जो शब्द का प्रयोग किया था, आनुवंशिकी शब्द जो इन्होंने किया था W वाटसन ने 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स, जिसे आनुवंशिकी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा था 1905 में। और अगर हम जीन की बात करें तो जोहानसन महोदय ने क्या किया था, इन्होंने विलियम जोहानसन, इनका पूरा नाम है, 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाटसन महोदय। वाटसन महोदय ने किया था आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? इस प्रश्न का सही गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? गुणसूत्र शब्द दिया था वाल्डेयर महोदय ने दिया था, जबकि जीन शब्द दिया था जोहानसन महोदय ने दिया हुआ था। तो उम्मीद है कि यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको बता दें कि जो इनका पूरा नाम था, गुणसूत्र शब्द इन्होंने वाल्टेयर ने दिया था, 1888 ईस्वी में दिया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। जीन का किसने किया था? तो हमने आपको बता दिया कि जीन शब्द किसने दिया था, वो भी हमने आपको बता दिया कि जीन शब्द जो दिया था वो दिया था जोहानसन महोदय ने दिया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।